स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आगे कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। तो कल तक हमने कैपेसिटेंस में हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस को, कि कैपेसिटेंस होती क्या है और कैपेसिटर का बेसिक फंडामेंटल हमने समझा था कि कैपेसिटर क्यों रिक्वायर्ड है। तो आज हम बात करते हैं कैपेसिटेंस के यूनिट पे, डायमेंशन पे और इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स पे। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, इसकी मात्रक एवं विमा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल टॉपिक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले मैंने बात की कि कैपेसिटेंस यानी कि धारिता को लिखा जाता है Q अपॉन वी, Q अपॉन वी, और यूनिट मैंने इसकी बताई थी फैरड होती है। क्या होती है? फैरड। अगर इसकी डायमेंशन यानी कि इसकी वीमा की अगर मैं बात करूं कि इसकी वीमा क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो जरा देखिए इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी वीमा क्या होती है, इसे थोड़ा समझ। देखिए चार्ज अपॉन वोल्ट होता है, चार्ज अपॉन वोल्ट। ठीक है भाई, चलिए तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि C बराबर Q अपॉन वी, और V पोटेंशियल क्या होता था, याद है क्या? ये होता था W अपॉन Q, W अपॉन Q। तो C बराबर Q अपॉन W अपॉन Q, Q कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो Q स्क्वायर अपॉन W, Q स्क्वायर अपॉन W। अब चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? A की 1 और T की 1 होती है कि नहीं होती है? और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब वर्क की बात करें तो M की 1, L की 2 और T की -2 होती है कि नहीं होती है डायमेंशन? चलिए पूरी तरह से डायमेंशन को अगर सेट करें तो A की 2, T की 2, नीचे M की 1, L की 2 और T की -2, सबको ऊपर लेके जाते हैं। तो M किस में हो जाएगा? माइनस में, M की -1, L की -2, T जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो T की कितनी हो जाएगी? 4, और A की 2, A की 2 कितनी हो जाएगी? 12/42। ठीक है भैया, क्लियर है? तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? M की 1, M की -1, L की -2, T की 4 और A की 2, ये सिंपल सी चीज़ है। चलिए तो कैपेसिटेंस हमें समझ में आ गई, कैपेसिटेंस की यूनिट हमें समझ में आ गई, इसकी डायमेंशन हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, क्या क्या कारण है, किस किस चीज़ से प्रभावित होती है, इसे हम समझते हैं। तो देखिए इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या हैं। अफेक्टिंग फैक्टर्स, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए सबसे पहले बात करें, अब आपको अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करें कि कैसे प्रभावित करने वाले कारक है, तो सबसे पहले होता है साइज कह दूं या फिर मैं एरिया कह दूं, साइज कह दूं या फिर मैं क्या कह दूं? एरिया। साइज क्या है या एरिया क्या है, इस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा मैंने कहा। चलिए देखिए, मैंने मान लो मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? r है। इसे मान लो मैंने Q चार्ज दिया। क्या दिया? Q चार्ज। अब Q चार्ज देने की वजह से इस पे कुछ पोटेंशियल आ गया V, कुछ पोटेंशियल क्या आ गया? V। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या लिखी जानी चाहिए, इसकी धारिता क्या लिखी जानी चाहिए? C बराबर Q अपॉन V। अब याद करो, आप लोगों को याद होना चाहिए कि किसी भी चालक गोले की धारिता, किसी भी कंडक्टिव स्फीयर की कैपेसिटेंस कितनी होती है? 1 अपॉन, या मैं कह सकता हूं कि KQ/R होती है कि नहीं? मुझे बताइए, KQ/R होती है कि नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है। तो फिर C बराबर कितना लिखा जाना चाहिए? Q अपॉन KQ/R लिखा जाना चाहिए। R कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो C बराबर कितना आएगा? देखिए Q से Q कैंसिल आ जाएगा, R अपॉन K। K को लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
अरे के को 1/4πε0 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 4πε0 r, यानी कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। रेडियस कितनी है, साइज कितना है, कितना बड़ा स्फीयर है, कितना बड़ा स्फीयर है, इस चीज पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी नहीं करेगी। तो पहली बात किस पे डिपेंड करेगी, साइज पे। पहले मुझे बताइए क्या क्यू और वी पे डिपेंड करेगी, नहीं, क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, पहली बात है साइज पर। दूसरा, सोचो कि ये तो एप्सिलॉन नोड था, ये तो वैक्यूम था, अगर मैं मीडियम में इसे रख देता, अगर मैं इसे मीडियम में रख देता तो कैपेसिटेंस क्या लिखी जाती, मान लो CM में लिख रहा हूं, CM मतलब मीडियम की कैपेसिटेंस, तो कितना आता, 4π। अब एप्सिलॉन नोड की जगह क्या आता है, एप्सिलॉन आता है, क्योंकि एप्सिलॉन नोड क्या थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, जबकि एप्सिलॉन क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब एप्सिलॉन को क्या लिखा जा सकता था, हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था, उसी के बेसिस पर एप्सिलॉन बराबर लिखा जाता था एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, लिखा जाता था, नहीं लिखा जाता था, लिखा जाता था। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन आर होता था कि नहीं होता था, याद नहीं हो तो देख लो, एप्सिलॉन आर बराबर लिखा जाता था, आपको पता हो, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोड, वहां से हमने निकाला है, एप्सिलॉन को यहीं रखा है, एप्सिलॉन नोड को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एप्सिलॉन नोड को जब इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। तो CM बराबर कितना आ रहा है, 4π एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, बोलो क्लियर है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि 4π एप्सिलॉन नोड आर इंटू एप्सिलॉन आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या चीज है, ये वैक्यूम की कैपेसिटेंस है कि नहीं है, यानी कि मीडियम की कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम है वैक्यूम के कंपैरिजन में, ये मीडियम की है, ये वैक्यूम की है, और ये एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो गया, बोलो क्लियर है, एप्सिलॉन आर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, मतलब मीडियम की कैपेसिटेंस, मीडियम की कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम होती है, किसके, वैक्यूम के कंपैरिजन में। तो मतलब मीडियम की प्रेजेंटेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, एप्सिलॉन आर टाइम इंक्रीज हो जाती है, एप्सिलॉन आर टाइम क्या हो जाती है, इंक्रीज। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, नंबर थर्ड क्या है, देखो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर देता हूं, थोड़ा आपको समझ में आएगा, ये कहानी थोड़ा ढंग से समझने की है, इसे थोड़ा सा समझ। देखिए एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए कि मान लो मेरे पास अर्थ जितना बड़ा स्फीयर है, अर्थ के जितना बड़ा स्फीयर है, बोलो क्लियर है। अब अर्थ की रेडियस कितनी होती है, आर, मैं आपको बता दूं 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, इतनी रेडियस होती है अर्थ की, बहुत बड़ी रेडियस है। अब अगर इससे मैं कैपेसिटेंस निकालना चाहूं तो C बराबर 4π एप्सिलॉन नोड आर होता है कि नहीं होता है। मैं इसको K लिख सकता हूं या फिर मैं लिख सकता हूं R/K लिख सकता हूं। तो देखिए अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, आर की जगह रखा 6.4 इंटू 10⁻⁶, और नीचे K की जगह 9 इंटू 10⁻, कितना 9। जब मैं इसे सोल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 711.15, यानी कि 711.15 इंटू 10⁻⁻6 फेरड, 10⁻⁻6 फेरड, मतलब कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, 711.15 माइक्रो फेरड। देखो अर्थ के जितना बड़ा स्फीयर और कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, 711 माइक्रो फेरड, सिर्फ इतना सा चार्ज, 711 माइक्रो फेरड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो बहुत बड़ी वैल्यू है कि बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, बहुत ही कैसी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, इतना कम कैपेसिटेंस, इतनी कम कैपेसिटेंस। तो एक बात बताइए, मुझे कैपेसिटर बनाना था ताकि मैं बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाऊँ, लेकिन मैं कितनी सी कर पा रहा हूँ, बहुत थोड़ी सी कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो साइंटिस्ट ने कहा यार एक बात बताओ, अर्थ के बराबर स्पेयर लिया, इतना बड़ा स्पेयर लिया, तब इतनी है, हम तो कितने बड़े बड़े स्पेयर ले सकते हैं, हम इतना ले लेंगे। अरे इतना बड़ा स्पेयर लगा देंगे, पंखे में इससे बड़ा स्पेयर लगा दोगे क्या तुम, पंखे कैपेसिटर अगर बनाना है तो पंखे में इतने से बड़ा स्पेयर लगाओगे तो फिर कम पंखा चलेगा कैसे, नहीं चल पाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्पेयर हो गया, और उसकी कैपेसिटेंस कितनी, बहुत कम, बहुत ही कम। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाई जाए। देखिए दो तरीके तो समझ में आ गए, पहला एरिया अगर बढ़ा दूं, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दूं, ठीक है भाई। अब एरिया हम कितना बढ़ा देंगे भाई, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम कितना, खूब से खूब 2-3 टाइम का बढ़ा देंगे, इससे ज्यादा नहीं। मान लो मैंने इसको 2 टाइम भी बढ़ा दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 2 टाइम का भी लगा दिया, तो भी कितना हो जाएगा भैया, तो भी क्या होगा,
फिर भी माइक्रोफेरेड में रही वैल्यू, किसमें रही, माइक्रोफेरेड में रही। तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा और कैपेसिटेंस कुछ नहीं। तो साइंटिस्ट ने कहा यार एक काम किया जाए, एक काम किया जाए। एक साइंटिस्ट ने क्या सोचा, एक साइंटिस्ट ने सोचा कि यार अगर ये एक स्पेयर था, इसको मान लिया उसने प्लस चार्ज दिया, और इसके पास वो न्यूट्रल एक कंडक्टर ले आया। क्या ले आया, न्यूट्रल कंडक्टर ले आया। तो न्यूट्रल कंडक्टर लाते ही यहाँ पर इंडक्शन की प्रोसेस हो गई। एक होती है इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि जो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और सेम नेचर के चार्ज हैं वो रिपेल हो जाएंगे। तो ये न्यूट्रल कंडक्टर था। न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज, सेम दोनों वैल्यू। इसलिए नेट चार्ज कितना था, 0 था। लेकिन जैसे ही न्यूट्रल कंडक्टर को इसके पास मिलाए तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि पहले सिर्फ इस पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल आ रहा था, मान लो 10 वोल्ट, मान लो कितना आ रहा था, 10 वोल्ट, और इस नेगेटिव की वजह से मान लो इस नेगेटिव की वजह से 2 वोल्ट भी पोटेंशियल अगर कम होता है, माइनस का 2 आया, माइनस का कितना है 2, तो नेट पोटेंशियल कितना रह गया, 8 रह गया। कितना रह गया, 8। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिक्रीज। और C बराबर Q/V होता था। पहले यहाँ 10 आता था, पहले यहाँ कितना, देखो इस पर चार्ज तो सेम ही है, इस पर चार्ज बदला, मान लो इस पर चार्ज 10 कूलम था। कितना था, 10 कूलम, ठीक है। और पोटेंशियल पहले 10 ही था, कितना था, 10 ही था। तो कैपेसिटेंस कितनी आ रही थी, 1। लेकिन इस बार क्या हुआ, चार्ज तो वही है 10, इसके चार्ज घटाए क्या हमने, नहीं घटाए। हम तो सिर्फ न्यूट्रल कंडक्टर ले आए और उस नेगेटिव चार्ज की वजह से थोड़ा सा पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल कितना हो गया, 8। अब अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए भैया 5/4 आएगा, यानी कि 1.25 आया कि नहीं आया, 1 कितना है, 25। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या हुई, इंक्रीज हुई। कैपेसिटेंस क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो नंबर 3 पे क्या आया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होती है तो कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, 3rd पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज किया। अब तक हम क्या कर रहे थे, पोटेंशियल ले रहे थे, अब हमने क्या लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अब तक C बराबर Q/V, वहां क्या लेते थे, पोटेंशियल, अब हमने क्या ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, उसकी वजह से कैपेसिटेंस, चार्ज सेम रखा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, उसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब 4th पॉइंट पे अगर बात करें, 4th पॉइंट पे अगर बात करें कि 4th नंबर क्या है इसके अफेक्टिंग फैक्टर में, तो 4th नंबर पे देखिए, मान लो ये वही सेम पॉजिटिव चार्ज वाला स्पेयर था। अब वो जो साइंटिस्ट था इसके पास में न्यूट्रल कंडक्टर लाया था, तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ था। एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने उससे कहा कि तू पागल है क्या, उसने कहा क्यों, क्या हुआ, बोले यार तू एक बात बता, चलो ठीक है, कि तूने नेगेटिव चार्ज की वजह से, समझना अच्छे से, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज 10 वोल्ट देते थे, कितने देते थे, 10 वोल्ट, और ये नेगेटिव चार्ज माइनस का 3 वोल्ट देता था, लेकिन यहाँ पर प्लस का चार्ज भी तो है, डिस्टेंस ही तो ज़्यादा है। अरे देखो नेगेटिव की डिस्टेंस कम है जबकि पॉजिटिव की डिस्टेंस ज़्यादा है, और आपको पता है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, अगर R बढ़ी तो पोटेंशियल घटा। तो इस नेगेटिव की वजह से 3 आया, और मान लो इस पॉजिटिव की वजह से 1 पोटेंशियल और आता था प्लस का, कितना आता था, प्लस का 1 पोटेंशियल। तो नेट कितना आया था हमारे पास, याद है, नेट हमारे पास 8 आया था। कितना आया था, 8। मैंने -2 इसीलिए लिखा था क्योंकि नेगेटिव फ्लो पॉजिटिव का मैंने पहले मान लिया था 1, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर तू ये प्लस को हटा ही देगा तो ये 1 पोटेंशियल रहेगा ही नहीं, प्लस का 1 रहेगा ही नहीं, प्लस का 1 नहीं रहेगा तो सिर्फ माइनस का रहेगा, और माइनस की वजह से पोटेंशियल ज़्यादा डिक्रीज होगा, पोटेंशियल ज़्यादा डिक्रीज होगा। उसने कहा बिल्कुल सही है। तो उसने क्या कहा, उस साइंटिस्ट ने कहा कि इसे क्या कर दो, इसकी अर्थिंग कर दो। उसने इसकी अर्थिंग कर दी। अब अर्थिंग करने से क्या प्रॉफिट हुआ मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो हमने अर्थिंग पढ़ी थी लेकिन फिर भी आप बताता हूँ। जैसे हमने इसकी अर्थिंग की तो क्या होगा, ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं ये सारे न्यूट्रल हो जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अर्थ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जा करके इन पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रल। तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, पॉजिटिव खत्म हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर पॉजिटिव खत्म हुआ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्ज रह गए, नेगेटिव चार्ज रह गए, सिर्फ और सिर्फ क्या रह गए, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की वजह से अब रियल पोटेंशियल कितना आया, -3 आया।
तो अब पोटेंशियल कितना रह गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह गया, 7 रह गया, 10 - 3 कितना 7। तो कैपेसिटेंस और बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बढ़ गई। लेकिन ये कैपेसिटेंस और कब बढ़ी, जब हम इसके पास में अपोजिट नेचर की प्लेट लेके आए, अपोजिट नेचर का कंडक्टर लेके आए, अपोजिट नेचर के चार्ज का कंडक्टर लेके आए। मतलब ये प्लस का था तो उसके पास में कैसा ले आए, माइनस का। तो उससे क्या हुआ, उससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई। तो फिर अपोजिट नेचर कंडक्टर, अगर अपोजिट नेचर के कंडक्टर को रखते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये 4 बातें हैं, आपको याद रह जाएगी। विपरीत प्रकृति के आवेशित चालक को रखने से धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये मेरे के अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं। आपको समझ में आए कि नहीं आए। तो कैपेसिटेंस को कैसे कैसे अफेक्ट किया जाता है, समझ में आया। पहला, अगर मैं साइज या एरिया बढ़ा दूंगा तो कैपेसिटेंस मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। उसी के साथ में अगर मैं क्या करूंगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दूंगा तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन r टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस घटा देता हूं, डिक्रीज कर देता हूं, विभवांतर घटा देता हूं, तो कैपेसिटेंस यानी कि धारिता बढ़ जाएगी। और अपोजिट नेचर के चार्ज कंडक्टर को रखने से भी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। इसी के साथ हमने इसी में ही इंडिविजुअली एक टॉपिक पढ़ लिया, कैपेसिटेंस फॉर ए कंडक्टिंग स्फीयर। अभी पढ़ लिया हमने, दोबारा बता देते हैं। कैपेसिटेंस फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, कैपेसिटेंस फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखिए क्या होगा, अभी बताया था मैंने। मान लो r रेडियस का स्फीयर है, q चार्ज दिया जाता है, तो कैपेसिटेंस क्या लिखी जाएगी, c बराबर q अपॉन v। c बराबर q अपॉन v। v कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। बोलो होता है कि नहीं होता है, q बाई r होता है कि नहीं होता है। तो c बराबर q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। q से q कैंसिल, तो c बराबर ऊपर चल जाएगा सब कुछ, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और मीडियम होता तो क्या होता, cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r कैपिटल R। ये 2 चीजें हैं। तो आपको मेरे हिसाब से सब चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, तो कोई दिक्कत भाई, कैपेसिटेंस में कोई दिक्कत। तो कल हम पढ़ेंगे कैपेसिटर को। किसको पढ़ेंगे, कैपेसिटर को। ठीक से कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे अच्छे से। मेरे हिसाब से आज जो पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स में सब कुछ नोट डाउन करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।